हेलो स्टूडेंट्स, सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 के साइकोलॉजी। क्या देखने वाले हैं? साइकोलॉजी, ठीक है, यानी कि राजनीति विज्ञान। तो हम लोग इससे पहले 2 वीडियो या 2 सेट दिए हैं। आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग साइकोलॉजी का आज सेट 3 को देखने वाले हैं। और हम लाइक शेयर नहीं बोलेंगे करने के लिए। आप लोग ईमानदार है, समझते हैं तो ज़रूर कीजिए। अगर आप लोग सोचते हैं कि हम लोग को लाइक नहीं करना चाहिए, शेयर नहीं करना चाहिए, तो मत करिए, ठीक है। और कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रश्न रहे तो आप लोग इस नंबर से आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों के लिए हम है, ठीक है। अगर शेयर नहीं करना चाहते हैं मत करिए, लाइक नहीं करना चाहते हैं लाइक मत करिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम आप लोगों के लिए ईमानदार रूप से काम करते चलेंगे, ठीक है। कोई भी समस्या हो तो इस नंबर से आप लोग व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न हम लोग यहाँ देखेंगे। देखिए, मनोविज्ञान को एक विज्ञान माना गया है, क्यों माना गया है? यही इसका प्रश्न है कि क्यों इसको माना गया। तो आंसर रहेगा, देखिए, क्योंकि ए नंबर में देखिए, मनोविज्ञान की विधियों वैज्ञानिक है। मनोविज्ञान निष्पक्ष ढंग से अपनी विषय वस्तु का अध्ययन है तथा मनोविज्ञान अध्ययन में वस्तुनिष्ठता होती है। मतलब हम लोग अच्छे से उस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। मनोविश्लेषण की नींव किसने डाली? तो फ्रायड के द्वारा डाली। तीसरा देखिए, विकासात्मक मनोविज्ञान किसके लिए उपयोगी है? तो मानव के लिए उपयोगी है। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु है किस तरह का व्यवहार, ठीक है। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, मानव कान की नली का लंबाई क्या होती है? तो यह कितनी होती है? तो 25 मिलीमीटर। कितनी? 25 मतलब मिलीमीटर, ठीक है। चलिए, मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला किनकी द्वारा खोला गया? तो अरस्तु के द्वारा, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, किसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी हम लोग कहते हैं किसे? तो वुंड को, ठीक है। 8 नंबर देखिए, मनोविज्ञान अनुसंधान के वैज्ञानिकता के सिद्धांत को स्पष्ट करें। तो नैतिकता के सिद्धांत निम्नलिखित है, क्या है? देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे स्वैच्छिक सहभागिता। मनोविज्ञान अध्ययन में जिस व्यक्ति का अध्ययन किया उसकी स्वैच्छिक सहभागिता होनी चाहिए। दूसरा देखिए, प्रदत्व की गोपनीयता। प्रतिभागियों से प्राप्त सूचना की गोपनीयता बनाए रखना चाहिए, ठीक है। अध्ययन परिणाम में भागीदारी। अध्ययन से प्राप्त परिणाम की सूचना
सूचना प्रायोज्य को देना चाहिए। तटस्थता एवं ईमानदारी अध्ययनकर्ता को अध्ययन से प्राप्त परिणाम के प्रति तटस्थ एवं ईमानदार होना चाहिए। ठीक है। 5वां नंबर पॉइंट देखिए, स्पष्टीकरण अध्ययन समाप्त हो जाने के बाद प्रतिभागियों को वे सब सूचना देनी चाहिए जिससे कि वे अनुसंधान को ठीक से समझ सकें। ठीक। 9 नंबर प्रश्न देखिए, सांस्कृतिक तथा पर संस्कृतिकरण में क्या अंतर है बताइए। संस्कृतिकरण उन सभी प्रकार के अधिगम को कहते हैं जो बिना किसी प्रत्यक्ष और सुविचारित शिक्षण के लिए होता है। पर संस्कृति क्या है देखिए, पर संस्कृतिकरण का अर्थ है कि किसी अन्य संस्कृति की धारणा, विचार तथा व्यवहार को स्वीकारना तथा उसे अपनाना। जब व्यक्ति दूसरी संस्कृति की भाषा विश्वास को अपनाता है उसे पर संस्कृतिकरण कहते हैं। मतलब हम लोग जो अपना संस्कृति है उसे अपनाएंगे तो ये संस्कृति होगा, और जब हम लोग दूसरे लोग जो नियम को मानते हैं, पालते हैं, करते हैं, उसको लेंगे तो ये होता है पर संस्कृतिकरण। ठीक है। अब देखिए हम लोग 10 नंबर वाला प्रश्न देखिए, प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करने पर व्यक्ति को कौन कौन से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इसे अगर हम लोग आएंगे इस अवस्था में, तो इस अवस्था में व्यक्ति को आजीविका प्राप्त करना, व्यवसाय का चयन करना, जीविका का विकास करना महत्वपूर्ण काम होता है। वे वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने पर युवा वयस्कों को दूसरे व्यक्तियों को समझना एवं उसे समायोजन करना, ये सब सारा चीज़ आता है, पड़ता है। साथ साथ माता पिता का भी जो माता पिता बनते हैं उसका दबाव क्रमश संक्रमण होता है, यानी नई भूमिका एवं दायित्व का आरंभ इस व्यवस्था में होता है। मतलब हम लोग 21-22 साल से जब आते हैं यही प्रौढ़ावस्था का शुरुआत होता है। ठीक है। देखिए, वाचिक अधिगम के अध्ययन में प्रयुक्त विधि का संक्षेप में वर्णन करें। तो इसमें हम लोग देखेंगे, आंसर को देखने वाले हैं हम लोग, क्रमिक पुनरुत्पादन विधि। इस विधि में 10 से 15 निरर्थक शब्दांशों की एक सूची तैयार की जाती है और प्रयोज्य सूची के शब्दों को उसी क्रम याद भी करना चाहिए। मुक्त पुनरुत्पादन विधि। इस विधि में प्रयोज्य को निर्देशक शब्द उपस्थित किया जाता है और प्रयोज्य को निरर्थक शब्द की सूची को किसी भी क्रम में याद करने की स्वतंत्रता होती है। युग्म सहचार विधि क्या है? इसमें प्रयोज्य को 10 से 15 शब्दों के जोड़े को दिखाया जाता है और प्रयोज्य को लक्ष्य तटस्थ शब्दों को देखकर उसके साथ वाला शब्द बनाता है। ठीक है। वृद्धावस्था में होने वाले शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन का वर्णन कर। जब हम लोग वृद्धा हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो हम लोगों के ऊपर क्या क्या परिवर्तन आते हैं, क्या सब देखने को मिलता है, यही हम लोगों का प्रश्न जो है पूछे हैं। देखिए, वृद्धावस्था में पारिवारिक संरचना में परिवर्तन तथा नई भूमिकाओं का समायोजन की आवश्यकता होती है। वृद्धावस्था में व्यक्ति शक्तिहीनता का भी अनुभव एवं
स्वास्थ्य तथा वित्तीय संपत्तियों का क्षति होना, असुरक्षा एवं निर्भरता को जन्म देते हैं और वही व्यावसायिक जीवन से सेवानिवृत्ति होना। व्यावसायिक जीवन से सेवानिवृत्ति होना मतलब यहाँ जो हम लोग व्यावसायिक मतलब जो हम लोग कार्य करते हैं जीविका उपार्जन के लिए, इसी से हम लोग क्या करते हैं, अवसर ले लेते हैं। अवसर मतलब हम लोग वहाँ से छुटकारा पाते हैं। ठीक है, जब हम लोग बूढ़े हो जाते हैं तो ये सब कार्य हम लोग छोड़ देते हैं। महत्वपूर्ण होता है। और पति या पत्नी की मृत्यु होने पर दुख का अनुभव करते हैं और इन्हें अकेलापन, अवसाद, वित्तीय क्षति से समायोजन स्थापित करना होता है। समझ में आया? जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आता है आप लोगों को हम बताए हैं, जो पहले नंबर दिए हैं उसमें आप लोग ज़रूर बताइए। ठीक है, तो अब आप लोगों का काम है कि इसमें आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है और पढ़ना है अपने से। और अपने से पढ़ने के बाद कहीं भी समझ में नहीं आएगा तो पहले जो नंबर हम दिए हैं उस नंबर में आप लोग व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर आप लोगों को बताते जाएंगे। ठीक है, तो ये अगर हम एक एक प्रश्न को समझाते जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा, देखने में आप लोगों का दिक्कत होगा या समस्या होगा। इसीलिए आप लोग अपने से भी कुछ करें। ठीक है, हम तो कर देंगे लेकिन इसमें आप लोगों का फ़ायदा नहीं होगा, आप लोगों को भी कुछ करना पड़ेगा। तो ये आप लोग अपना कॉपी में नोट डाउन करें, एक दो बार उसको पढ़ लें। ठीक है, तो चलिए ये भी एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक, ले लिए। उसके बाद ये भी एक बार लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है ये सारा चीज़। चलिए, सारा चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बोल ले लीजिए। हाँ, चलिए उसके बाद हाँ बस चलिए। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं और उसको पढ़िए। जहाँ का भी समझ में नहीं आएगा हमें बताइए व्हाट्सएप में या कमेंट में, हम उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को हम नहीं बोलेंगे कि लाइक और शेयर करें, आप लोगों का मर्जी, अगर करना चाहते हैं तो करिए। अगर आप लोग समझते हैं कि नहीं हम लोग को लाइक नहीं करना चाहिए तो मत करिए। आप लोग अगर चाहते हैं कि नहीं हम लोग लाइक करना चाहिए, थोड़ा बहुत अगर आप लोगों का कोई फ़ायदा हुआ है तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर आप लोग समझते हैं कि इसमें हम लोग का फ़ायदा नहीं है तो अनलाइक कर दे। ठीक है, अनलाइक कर दे तो हम भी समझेंगे कि हम जो वीडियो आप लोगों को देते हैं वे कोई काम की वीडियो नहीं है। ठीक है, इसमें हमको भी समझना मतलब समझ हम लोग पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट है इसमें तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर अच्छा लगा है तो, नहीं तो मत करिए, सब्सक्राइब भी मत करिए। अगर अच्छा नहीं लगा है तो क्यों करेंगे, अच्छा लगा है, आप लोग समझते हैं कि हाँ इस चैनल से हम लोगों को बहुत सारा कुछ सीखने को मिल रहा है, सीखेंगे, तो आप लोग उसे सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, तो जितने सारे स्टूडेंट्स हैं सभी को ये वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।